तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो मैथ का हमारा जो चैप्टर 4 था द्विघात समीकरण, उसमें हमने आपको बेसिक करवा दिए थे। इसका जो क्वेश्चन वाला पार्ट था वो रह गया था। तो ये जो हमारा द्विघात समीकरण का पार्ट 2 है, जिसमें हम देखेंगे इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जा सकते हैं और पहले इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज का हमारा ये जो मैंने आपके सामने 5 क्वेश्चन लिखे हैं, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैंने इनको सिलेक्ट किया है। तो चलिए इनको पहले हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहला है, देखिए, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बेसिक बताया था। तो विविक्त कर ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, d = b² - 4ac। ये तो यहां से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो b² - 4ac हो जाएगा और वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो आगे देखते हैं, काफी सिंपल है, पहले कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर है तो m का मान याद कीजिए। यानी इसके मूल बराबर हैं। तो साथियों, मूल बराबर है इसका मतलब क्या है कि मूल बराबर तभी होते हैं जब d का मान 0 के बराबर होता है। तो d बराबर क्या होना चाहिए, 0। अब आप जानते हैं फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। तो यहां से अगर इस समीकरण की तुलना करेंगे हम ax² + bx + c = 0 से, तो यहाँ पर a बराबर मान निकल के आएगा 3 और b बराबर जो मान आएगा वो आएगा -12 और c बराबर आएगा m। ये सब मान हम इसमें रख देंगे और d का मान कितना रखेंगे, 0। तो ये हो जाएगा आपका b की जगह पर कितना आ जाएगा, -12 का स्क्वायर -4, a की जगह आ जाएगा 3 और c की जगह आ जाएगा m और d बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब सॉल्व करेंगे तो माइनस के बारे का वर्ग करेंगे तो 144 आ जाएगा। चाहे माइनस हो, माइनस के बारे का वर्ग करें, चाहे प्लस के बारे का वर्ग करेंगे, वो 144 ही आएगा। और यहां से कितना हो जाएगा, 4 × 12 m = 0। 12m को उधर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 12m बराबर कितना हो जाएगा, 144। और 144 से 12 से 144 कितनी बार कटेगा, 12 बार। तो m का मान आ जाएगा 12। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, वो ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, पहले बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर शून्यकों का जब हम योगफल ज्ञात करेंगे तो उससे पहले हमको शून्यक ज्ञात करने पड़ेंगे। तो शून्यकों को ज्ञात करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था कि क्या करेंगे। पहले मैं यहाँ पे इसको लिखता हूं, ये है 4x² - 4x + 1 = 0। ये एक क्या है, हमारा द्विघात समीकरण है। अब इसमें आप क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं कि 4 का गुणा 1 से करेंगे 4, यानी गुणा करने पे 4 आए और जब उनको जोड़ें या घटाएं तब भी वो 4 आना चाहिए। तो 4 का फैक्टर होता है 2 × 2 और 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 हो जाएगा और 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या होगा, 4x² - 2x - 2x + 1 = 0। तो यहां से हम 2x कॉमन करेंगे तो 2x - 1 बचेगा और यहां से माइनस का 1 कॉमन करेंगे तो 2x - 1 बचेगा और ये क्या आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा। तो 2x - 1 और 2x - 1 = 0 हो जाएगा। तो यहां से हम मान निकालेंगे जब, तो दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि 2x - 1 = 0 तो यहां से 2x बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो x = 1/2। तो x = 1/2 आएगा ये भी, और x = 1/2 दूसरा भी आएगा। तो 1/2 + 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसका निकालेंगे 1/2 और ये भी 1/2 और 1/2 + 1/2 = 1, क्योंकि उसने क्या बोला था कि शून्यकों का योग। तो यही जो आंसर निकल के आएगा वही शून्यक होते हैं, मैंने बेसिक में भी आपको बताया था। इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² - kx - 8 = 0 का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए
इसके लिए मैंने आपको एक बताया था, बेसिक में ही एक तरीका बताया था। इस जीरो का क्या मतलब होता है, किसी भी द्विघात समीकरण के बराबर जीरो लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि ये इसमें जैसे मैंने यहाँ पे ये जो मान निकाले हैं, इन दोनों शून्यकों में से x की जगह पे कोई भी शून्यक रखूंगा मैं, जैसे 1/2 आया x का मान, तो यहाँ x की जगह 1/2 रखूंगा, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो वो जीरो के बराबर ही आएगा। तो इसका मतलब जो शून्यक है उसे आप x की जगह रख सकते हैं और फिर मान यहाँ से आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये जो एक मूल इसका दिया है कितना 2, तो x की जगह पे हम 2 रखेंगे और k का मान हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ सोल्व करते हैं, तो ये है आपका x² माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0। तो x बराबर कितना रखेंगे, यहाँ एक मूल 2 दिया है, इसको रख दीजिए। तो 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2 माइनस 8 बराबर 0। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2k माइनस 8 बराबर 0। 2k को आप उधर कर दीजिए और 8 में से 4 गया तो माइनस का 4 बचा और बराबर 2k। तो यहां से जो k का मान आएगा वो आएगा k बराबर माइनस का 4/2 यानी माइनस का 2। तो k बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो यहां से जो हमारा ऑप्शन सही आएगा वो आएगा p। k का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 2। तो बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा आपको बेसिक समझना है और आप आसानी से फिर सभी क्वेश्चनों को कर पाएंगे। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इस समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए। वैसे मैंने बेसिक में अच्छे से समझाया है, लेकिन यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी के मान निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, मूलों की प्रकृति जब पूछी जाती है तो क्या करते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac फॉर्मूला हम लगाते हैं। और जब मूल ही पूछता है तो हम क्या करते हैं, तो हम गुणनखंड विधि से उसको हल करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अभी सॉल्व किया था। तो सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करके abc के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर a का मान कितना है, 4 है, b का मान माइनस का 12 है और c का मान 9 है। फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो अब पहले हमें क्या करते हैं, d के मान पे डिपेंड करता है कि जो मूल है वो कैसे होंगे, तो हमें d का मान निकालना होता है। तो d का मान निकालेंगे तो b का मान कितना है, माइनस के 12, b आ गया, और 4 इंटू ए का मान है 4 और c का मान है 9। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 144 प्लस का माइनस 9 चौके 36 और 36 का गुणा करेंगे 4 से तो वो भी 144 ही आ जाएगा। तो 144, 144 से 144 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा d का मान आएगा 0। आप जानते हैं मैंने जब आपको बेसिक करवाया था तो वहां बताया था कि यदि d का मान बराबर होता है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं, और कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन आपका, ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। तो इस तरीके से साथियों आप एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप पूरा बेसिक अच्छे से यदि कर लेते हैं तो फिर कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न या कोई भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के जितने भी क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाए, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत और होती है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चनों पर। तो चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे देखिए ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस चैप्टर से कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। तो मैंने उसी टाइप के क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, दो ऐसे, इसको हल करते हैं, दो ऐसे क्रमांगत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या लिखा है, ऐसे दो क्रमांगत विषम धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए सबसे पहले पूर्णांक आप जानते हैं, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा नंबर। अब वो कैसे हो, वो होने चाहिए विषम। अब विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम पूर्णांक कौन से होते हैं, जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाए। तो देखिए मैं क्रम से लिख दूं, मान लीजिए मैंने लिखा 2 3 4 5 6, ऐसे मैंने पूर्णांक लिखे। मान लीजिए मैं कोई भी विषम पूर्णांक ले लूं, मान लीजिए मैंने ये लिया, इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, तो इसके बाद अगला क्या होगा, वो तो फिर सम हो जाएगा, फिर अगला फिर विषम होगा, फिर सम होगा, और फिर विषम होगा, फिर सम होगा, ऐसे चलता रहेगा। तो मैंने यदि कोई भी विषम पूर्णांक मान लीजिए x लिया है, तो x के बाद जैसे यहाँ पे 3 है, 3 के बाद 4 आएगा और 4 के बाद 5, यानी एक नंबर छोड़कर जो अगला होगा वो विषम होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x + 1 करना पड़ेगा अगला, तो वो तो सम ही आएगा। अब ये हो गया क्रमांगत। तो देखिए
समझ लेना इस बात को, मैं दोबारा से आपको रिपीट कर दूं, ये 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है। तो मैंने ऐसे नंबर लिखे, तो मान लीजिए यहाँ 3 है, ये विषम है, तो इससे अगला यानी 1 जोड़ेंगे तो सम आएगा, और उसमें 2 जोड़ेंगे तो विषम आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दो क्रमांगत जब विषम पूर्णांक की बात करेगा तो हम मानेंगे x, x+1, और जब दो क्रमांगत पूर्णांक की बात करता तो हम क्या करते, उसमें x और x+1 लेते। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना दो क्रमांगत विषम पूर्णांक x, x+2 है, ये हमने मान लिए। अब जिनके वर्गों का जो योगफल है वो 290 है, तो प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योगफल कितने के बराबर करेंगे, 290। तो x स्क्वायर यानी इसका वर्ग कर दिया, और x+2 का भी वर्ग कर दिया, और 290 के बराबर कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये होगा आपका x स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2ab यानी 2 दूनी 4, x बराबर 290। x और x 2x स्क्वायर प्लस का ये 4x और प्लस का 4 और ये 290 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर में बचेगा 0। तो यहाँ से ये 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 290 में से 4 घटा दीजिए तो कितना होगा 286, और आप इसमें से अब 2 कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 2x माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 143, ये चला जाएगा आपका 0 में, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर में देखिए गुणा करने पे आए कितना 143, और जब उनको जोड़ें या घटाएं तो वो आना चाहिए 2। तो यहाँ पर आप जब 13 गुणा 11 करेंगे तो देखो कितना आएगा, 13 एकम 13 और 13 का एकम 13, 13 और 1 14। तो गुणा किया हमने तो कितना आ गया 143, और जब 13 से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 11x और माइनस का 143 बराबर 0। यहाँ से आप x कॉमन करेंगे तो x प्लस का 13 और यहाँ से माइनस का 11 कॉमन करेंगे तो x प्लस 11 का भाग 143 में लगाएंगे तो 13 बार जाएगा बराबर 0, और ये कॉमन आ जाएगा तो x प्लस का 13 और x माइनस का 11 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से हम मान निकालेंगे तो यहाँ से जो x के मान आएंगे माइनस का 13 और 11 आएगा। तो देखिए इसमें ऋणात्मक पूर्णांक की बात नहीं करी थी, धनात्मक पूर्णांक की बात करी थी, तो हम 13 को नहीं लिखेंगे। तो हमारा जो पूर्णांक होगा वो क्या होगा, 11 होगा, एक 11 होगा और एक होगा 11 प्लस 2, यानी हमने क्या माने थे x, x+2, तो 11 और 2 13। तो ये आंसर हो जाएगा, और इनके यदि वर्ग करके उनको जोड़ेंगे तो वो 290 के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हो सकता है कि संख्या कोई चेंज हो सकती है या कोई नंबर यहाँ से चेंज हो सकता है, लेकिन पैटर्न आप समझ लें फिर आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या है, एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर पर घंटा है, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा समय अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात करिए। तो देखिए काफी सिंपल सवाल है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। मान लीजिए बस क्या है, इस दिशा में धारा बह रही है, ठीक है, इस दिशा में धारा बह रही है, और हम कोई मान लीजिए नाव है तो उस नाव को इस दिशा में ही बहा के ले जा रहे हैं, ठीक है। तो उस समय जो उसकी नाव की जो शांत जल में 18 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वो चल सकती है, शांत जल की चाल दे दी है, और दूसरा वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाती है और 24 किलोमीटर आती है। समझना क्या है कि देखिए आप एक बात और समझते हैं कि इधर इस दिशा में धारा बह रही है और इस दिशा में ही हम नाव को बहा रहे हैं, मतलब नदी का बहाव भी इधर है और हम नाव को भी इधर लेके जा रहे हैं। तो जो धारा मान लीजिए किसी भी चाल से चल रही हो, या मान लीजिए x किलोमीटर पर घंटे की चाल से धारा चल रही है और जो नाव है वो मान लीजिए y किलोमीटर की चाल से चल रही है, तो दोनों की जो चाल है वो जुड़ जाएंगी, ठीक है। और यदि नाव जो धारा है वो इस दिशा में बह रही है और हम जो नाव को इस दिशा में लेके आ रहे हैं,
तो क्या होगा, उस समय जो नाव की चाल है वो कम हो जाएगी। कितनी? जो धारा की चाल है, मान लीजिए वो हमने x मानी थी, तो जो हमारी चाल थी, जो नाव की चाल थी y, उसमें से x की चाल क्या है, जो धारा की चाल है वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहां से इसको मिटाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे, मान लेंगे कि धारा की जो चाल है वो x किलोमीटर पर घंटा है। तो लिखेंगे माना धारा की चाल x किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, अब तो x किलोमीटर पर घंटा की चाल है, तो नाव को धारा की दिशा में जाने में कितना समय लगेगा वो हम निकालेंगे। क्योंकि देखिए 24 किलोमीटर वो क्या करता है, धारा के विरुद्ध जाता है, और 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल, मतलब उसकी दिशा में आता है। तो आप जानते हैं जब विरुद्ध जाएगा तो समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि वहां चाल कम हो जाएगी, और जब चाल कम हो जाएगी यानी तो समय अपने आप ज्यादा लगेगा। तो जब धारा के विरुद्ध जाएगा तो समय ज्यादा लगेगा, ठीक है, और जब धारा की दिशा में जाएगा तो समय कम लगेगा। तो उन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, वो 1 घंटा है। 1 घंटा अधिक लेती है वो जब धारा के विरुद्ध जाती है। तो हम क्या करेंगे, आने धारा के विरुद्ध जाने में कितना समय लगा उसको निकाल लेंगे, और धारा के अनुकूल कितना समय लगा उसको निकाल लेंगे, और दोनों का अंतर 1 के बराबर कर देंगे, और फिर सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो क्या हुआ, धारा की चाल x किलोमीटर पर घंटा है, तब धारा की विरुद्ध, धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को लगा समय। नाव को तो समय जो होगा वो समय कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, तो समय बराबर दूरी, अब दूरी कितनी तय करी थी 24 किलोमीटर, तो यहां आ जाएगा 24। ठीक है, उसकी चाल कितनी थी, तो देखिए हम धारा के विरुद्ध जा रहे हैं, समझना, धारा के विरुद्ध जा रहे हैं, तो जो हमारी चाल होगी उसमें से, जैसे हम तो नाव ऐसे चल रही है और हम ऐसे चल रहे हैं, तो जितनी हमारी चाल होगी जो हमारी चाल होगी उसमें से इस नाव की चाल कम हो जाएगी। मैंने अभी भी आपको बताया, मान लीजिए हम इस दिशा में चल रहे हैं 22 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और जो धारा है वो इस दिशा में चल रही है x किलोमीटर की चाल से, तो जो हमारी चाल है उसमें से जो धारा की चाल है वो कम हो जाएगी उतनी ही। ठीक है, और हम दोनों एक दिशा में होती हैं तो चालें जुड़ जाती हैं। तो नाव की चाल कितनी थी, शांत जल में कितनी थी, 18 किलोमीटर पर घंटे, तो उसमें क्या है जो कम हो जाएगी जो हमने माना है, यानी x, तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस x, इतना समय लगेगा, इतने घंटा विरुद्ध जाने में। फिर तथा धारा की अनुकूल या धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, और दिशा में भी 24 किलोमीटर जा रही है, दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की, 24 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव को लगा समय। अब 24 किलोमीटर धारा की दिशा में है, तो वही फॉर्मूला, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी तो 24 ही है। अब चाल कितनी है, देखिए नाव की चाल कितनी है 18 किलोमीटर पर घंटा, और जो धारा है उसकी चाल कितनी x, और दोनों एक दिशा में है तो जुड़ जाएगा, और इतना घंटा समय उसको लगेगा। तो बात समझ में आई। तो यहां पर क्या है, जब आप एक बात जानते हैं, ऊपर दोनों में 24 है, तो यानी इसका जो अंश है वो सेम है, और हर देखिए यहां पर बड़ा है, भाई 18 में कुछ जुड़ रहा है, तो जब जैसे आप ऐसे समझे, मान लीजिए 10 है, यहाँ पर भी 10 है, और यहाँ मैं एक 5 से लगाऊं और एक 4 से लगाऊं, तो बड़ी संख्या से भाग लगाएंगे तो इसका आंसर क्या है, ज्यादा आएगा, कम आएगा, और छोटी संख्या से लगाएंगे तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। यानी अगर जो हमारा हर है वो बड़ा है, ऊपर वाली संख्या यानी अंश सेम है, और उसका हर अगर बड़ा होगा तो उसका मान कम आएगा, और हर अगर छोटा होगा तो मान ज्यादा आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, हर का मान छोटा है,
ठीक है। तो इसका मतलब है देखिए 18 में से कुछ कम हो रहा है तो छोटी संख्या से भाग लगाएंगे तो वो ज्यादा आएगा, या कम आएगा तो हम ज्यादा में से कम घटाएंगे। वैसे भी हमको पता है कि धारा के विरुद्ध जाने में समय उसको ज्यादा लगेगा, तो ये वाला समय क्या है, ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, कई बार देखो यहाँ पर हम उल्टा कर देते हैं, कम में से ज्यादा घटा देते हैं और फिर गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 24/18 माइनस एक्स, और इसमें से ये घटा देंगे 18 प्लस एक्स बराबर कितना घंटा अधिक लेती है, 1 घंटा। तो 1 के बराबर इसको कर दिया। अब इसको बस सॉल्व करना है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये आएगा 18 माइनस एक्स और ये आएगा 18 प्लस एक्स। चाहे तो 24 को यहाँ कॉमन करके ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 18 प्लस एक्स, माइनस 18 से भाग देंगे तो ये इधर पहुंच जाएगा 18, और ये माइनस माइनस प्लस बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस का 18 और माइनस का 18 कैंसिल हो जाएगा, एक्स और एक्स 2x हो जाएगा, और 2x 24 गुणा 2x बराबर ये दोनों इधर पहुंच जाएंगे। तो ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। यहां तक मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कुछ भी नहीं करना है, बस सोल्व करके इसका आंसर निकालना है। तो यहां से आएगा 48x बराबर 18 का स्क्वायर 324 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहां से सबको इधर ले आइए, तो ये माइनस वाला है ये प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये तो इधर ही है ही 48x और माइनस का 324 बराबर 0। तो यहां से अब इसका करते हैं फैक्टर। तो यहां से गुणा करने पे हमें मिले 324, और जब उसको जोड़ें तो मिले 48। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 48 यानी ये हो जाएगा 54x माइनस का 6x माइनस का 324 बराबर 0। तो इसका फैक्टर क्या बना है, 54 इंटू 6। तो 54 का गुणा 6 से करेंगे तो 324 होगा, और जब 54 से 6 घटाएंगे तो वो कितना बचेगा, 48 बचेगा। तो यहां से आप x कॉमन कर लीजिए, तो ये बचा x प्लस का 54, और माइनस का 6 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 6 का भाग लगाएंगे 324 में, तो वो 54 बार जाएगा बराबर 0। तो यहां से आपका x प्लस 54 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस का 54 कॉमन, तो यहां से x माइनस 6 आ जाएगा इधर। अब जीरो देखिए, यहां से जब आप x का मान निकालेंगे तो ऋणात्मक आएगा। तो x का मान जो है ऋणात्मक हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है चाल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यदि x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। तो 6 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड हो जाएगी किसकी, धारा की। तो इस प्रकार से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आगे के हमारे क्वेश्चन क्या है, काफी फेमस क्वेश्चन है, आप ये मान लीजिए, और बहुत ही आसान है। थोड़ा सा आपने ध्यान से समझ लिया तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, और इस क्वेश्चन को आप जीवन भर नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझ गए तो। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, सबसे पहले क्या कहा है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसकी वर्तमान आयु को मान लेंगे। तो माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, मतलब आज वह x वर्ष का है। अब आगे क्या कहा है कि 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पहले। अब मान लीजिए आज कोई व्यक्ति यदि 10 साल का है, तो 3 वर्ष पहले कितने का होगा, 3 कम का होगा। तो आज की जो उसकी एज है उसमें से 3 वर्ष कम कर देंगे, तो उसकी वो 3 वर्ष पूर्व की आयु हो जाएगी। तो हम लिखेंगे रहमान की
3 वर्ष पूर्व की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 3 वर्ष। बिल्कुल सिंपल है। फिर अब से 5 वर्ष पश्चात यानी आगे की, यानी आज x वर्ष का है तो उसमें 5 जोड़ दीजिए, वो 3 वर्ष आगे की यानी बाद की हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। तो आज x वर्ष का है, 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, x प्लस 5 वर्ष। आसान है। फिर क्या कहा है कि 5 वर्ष की आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, यानी जो भी आयु हमने आज की निकाली है उनका व्युत्क्रम करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात की आयु का व्युत्क्रम का योग कितना है, 1/3 है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो देखिए मैं इसको क्वेश्चन को ज्यादा लेंदी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमें अब क्या करना पड़ेगा, इसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x माइनस 3 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 1/x प्लस 5 हो जाएगा, और उनको जोड़ने पर उनका योग कितना है, 1/3 है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 बराबर कितना है, वो 1/3 है। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो x माइनस 3 x प्लस 5 और ये यहां जाएगा, तो x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 बराबर 1/3। तो यहां से देखिए x और x 2x हो जाएगा, 5 से 3 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा, और हम इसका क्रॉस गुणा भी करेंगे तो ये 3 यहाँ आ जाएगा गुणा में, और ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 5। ठीक है, इसका अंदर गुणा कर दीजिए, तो 3 दूनी 6, 6x प्लस 3 दूनी 6, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहां से अच्छा 5 में से 3 गया 2, x और x 2x। ठीक है, गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलो डायरेक्ट ही कर देते हैं, एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 2x और माइनस का 15। इन दोनों का जब हमने गुणा किया तो ये आएगा। अब आप क्या करेंगे, इनको भी उधर ही कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15, और इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 6x और माइनस का 6 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर 6x में से 2x गई तो माइनस की 4x बची, और 15 और 6 कितना हो जाएगा, ये आपका 21 हो जाएगा, और बराबर 0। अब गुणा करने पे कितना आए, 21, और जब उसको जोड़ें या घटाएं तो कितना आए, वो आपका मिले 4। तो 7 या 21, 7 में से 4 जाएगा तो कितना मिलेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 मिलेगा, और गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x और माइनस का 21 बराबर 0। तो यहां से आप कॉमन करिए x माइनस 7 और प्लस का यहां से 3 कॉमन करिए, तो x माइनस का 7 बराबर 0। तो ये कॉमन आ जाएगा, x माइनस 7 और x प्लस का 3। तो यहां से अब अगर मान निकालेंगे तो यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहां से माइनस में आएगा तो उसको हम नहीं लिखेंगे। अब हमने x क्या माना था, x हमने माना था उसकी वर्तमान आयु। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर चेक करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर x की जगह पे 7 रख के देख लीजिए, सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। आप चाहें तो देख लीजिए, तो देखिए 1/x की जगह कितना रखेंगे, 7, और 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, प्लस का यहाँ 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एलसीएम लेंगे 12, 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार गया तो ऊपर 3, 12 का एक बार, तो यहाँ 3 और 1 4 बटा 12, और डिवाइड करेंगे तो 1/3, दोनों का योग 1/3 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल भी एकदम सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पहले आप वर्तमान निकालेंगे, अगर आगे की बोलेगा तो उसमें जोड़ देंगे, और अगर पीछे की बोलेगा यानी पूर्व की बोलेगा तो घटा देंगे। बस जैसा क्वेश्चन में बोलेगा वैसा कर लेंगे। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, बस इसको आपको सॉल्व करना है, और ध्यान रखना साथियों ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सॉल्व करके द्विघात समीकरण बना लेना है। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x प्लस का 4 आएगा,
और x माइनस का 7 आएगा, तो ये इससे डिवाइड करेंगे, ये ऊपर पहुंचेगा x माइनस 7 और माइनस इसका गुणा करेंगे, ये ऊपर पहुंचेगा x प्लस का 4 और बराबर में क्या है 11/30। माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 और x प्लस 4 x माइनस 7 बराबर 11/30। तो यहाँ देखिए x से x कट जाएगा और ये हो जाएगा 7 और 4 माइनस का 11 और नीचे है x प्लस 4 और x माइनस 7 बराबर 11/30। देखिए 11 से 11 कट जाएगा तो इसका गुणा इधर, इसका इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का 30 बराबर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका भी गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस माइनस आएगा माइनस का 3x और माइनस के 28, इन दोनों का गुणा करेंगे और यहाँ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा। अब 30 को उधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 और 30 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और बराबर 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और 30 में से 28 गए तो प्लस के 2 बराबर 0। अब गुणा करने पे कितना आए 2 और जोड़ के कितना आए 3 आए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 एकम 2, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से आप x कॉमन कर लीजिए, x माइनस 2 और माइनस का 1 कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 1। तो यहाँ से आपके x के 2 मान आ जाएंगे, x बराबर आ जाएगा 1 तो 2 और 1 आ जाएगा 1। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साथियों ये क्वेश्चन बड़ा आता है, सॉल्व करने के लिए 6 नंबर का आएगा, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं फिर हम इसको समाप्त करेंगे। 1/a + b + x = 1/x + 1/a + 1/b + 1/x, जहां a + b 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 के बराबर हो जाएगा तो 1/x ही हो जाएगा, 1/x से 1/x कट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ये हल करना है। तो इस तरीके से इस टाइप के जो क्वेश्चन है सिंपल, तो इस टाइप के जो हमारे क्वेश्चन है जो हल करने के लिए आ जाते हैं तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, वैसे देखने में ये क्वेश्चन काफी टफ सा आपको लग सकता है, क्योंकि इसमें अगर आपने बिना सोचे समझे आप केवल सॉल्यूशन करने लग गए एलसीएम लेके जैसे हमने पीछे करे हैं, तो आप इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे और इसका आंसर मुश्किल ही आप निकाल पाएंगे। इसके लिए आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो 1/x है इसको इधर ले आइए, तो हो जाएगा a + b + x माइनस 1/x बराबर 1/a + 1/b। अब आपको क्या करना है, अब बस आप जैसे हम भिन्नों को सॉल्व करते हैं, अब आप इसको सॉल्व करिए तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। देखिए करते हैं, यहां पर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x a + b + x इस तरीके से, और ये यहां पहुंच जाएगा माइनस, और ये जो है इधर पहुंच जाएगा तो a + b + x इस तरीके से हो जाएगा, और यहां पर एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा ab और b इधर आ जाएगा और प्लस a इधर आ जाएगा। ठीक है, माइनस का गुणा कर दीजिए तो x माइनस a माइनस b माइनस x अपॉन x a + b + x बराबर b + a अपॉन ab। ठीक है, यहाँ आप देखिए a से a कैंसिल, सॉरी x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आप माइनस का 1 कॉमन कर लीजिए तो ये a + b हो जाएगा और नीचे हो जाएगा x a + b + x बराबर, इसको आप लिख लीजिए a + b अपॉन ab। देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1 तो गुणा करेंगे, इधर क्रॉस गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का ए बी बराबर एक्स का गुणा अंदर कर दीजिए, ये यहाँ पे आ जाएगा तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब ए बी को इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा, क्रम से लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा ए बी। इस तरीके से यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको x कॉमन मिल रहा है तो हो जाएगा x + a, और प्लस का यहाँ से b कॉमन मिल रहा है तो ये हो जाएगा x + a। देखिए x + a दोनों तरफ कॉमन है तो x + a कॉमन, और यहाँ बचेगा x + b बराबर में 0। इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ से आप x के जब मान निकालेंगे तो x के मान आ जाएंगे, एक तो माइनस का 1 और एक माइनस का आ जाएगा b। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों आज हमने द्विघात समीकरण के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रख के हमारे चैनल से पढ़ाई करते रहिए। इस बार आप देखना, देखिए हमारे स्कूल में मैंने देखा है काफी बच्चे लास्ट तक ये समझ ही नहीं पाते कि उनको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देखिए हमने अपने चैनल की शुरुआत जो करी है वो मोस्टली जो हमारे कॉलेज में जो बच्चे हैं
उनकी समस्याओं को देखते हुए मैंने अपने चैनल को बनाया है। और मैं देखिए समय का कभी थोड़ा इधर-उधर हो जाता है, क्योंकि हमारे स्कूल वाले बच्चे तो अच्छे से जानते हैं कि स्कूल जाना, फिर वहाँ से आके घर पे ट्यूशन पढ़ाना और फिर शाम को टाइम मिलता है और उसमें भी कोई काम लग जाए तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो लेकिन मैं आपसे बस इतना बोल रहा हूँ कि ये जो हमारा दिसंबर का महीना है, इस दिसंबर के महीने के एंड तक मैं कोशिश करूँगा कि आपका पूरा मैथ आपको रिवाइज़ करके उसके सारे चैप्टरों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दूँ। तो आप भी थोड़ा-सा सपोर्ट करिए, अपने साथियों को बताइए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और कोई अगर समस्या हो तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।